फिर अर्थशास्त्र के परिचय में आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। पीछे हमने अर्थशास्त्र के परिचय में व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर किया था। आज हम उसके बाद हमने ये जिक्र किया कि आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। तो उस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आर्थिक समस्याएं 3 प्रकार की होती हैं। वो है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुख्य आर्थिक समस्याएं, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। यानी उत्पादन, ये हमारे सामने एक समस्या रहती है कि कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और क्या उत्पादन करें। श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन करें या पूंजी प्रधान वस्तु का उत्पादन करें, और करें तो कितनी मात्रा में उत्पादन करें। ये एक समस्या इकोनॉमिक्स के सामने रहती है। दूसरी समस्या ये रहती है कि उत्पादन कैसे करें। यानी उत्पादन में श्रम गहन तकनीकी का प्रयोग करें या पूंजीगत तकनीकी का प्रयोग करें। यानी ज़्यादा लेबर लगाएं या ज़्यादा पूंजी लगाएं या मशीनों से उत्पादन करें, या कोई जैसे मान लीजिए खाने वाले खाद्य पदार्थों का ज़्यादा उत्पादन करें या कोई और मशीनरी का ज़्यादा उत्पादन करें। ये हमारे यानी कैसे उत्पादन करें, ये दूसरी प्रकार की समस्या हमारे सामने रहती है। तीसरी समस्या, किसके लिए उत्पादन करें, उत्पादन का वितरण कैसे करें। यानी लेबर के लिए उत्पादन करें, मजदूर के लिए उत्पादन करें, या निर्धनों के लिए या फिर पूंजीपति लोगों के लिए उत्पादन करें। यानी किसके लिए करें, निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए या पूंजीपति वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए। और फिर ये समस्या रहती है उसके बाद उसका वितरण कैसे करें। यानी वितरण में कहने का मतलब कि निर्धनों को दिया जाए, उत्पादन जो किया है उसका वितरण निर्धनों को किया जाए या पूंजीपतियों को किया जाए। ये अर्थशास्त्र के सामने 3 प्रकार की समस्याएं रहती हैं। यानी क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, उत्पादन कैसे करें, यानी कौन सी तकनीकी टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादन किया जाए, और फिर उस उत्पादन को वितरण कैसे करें। यानी उत्पादन किसके लिए हो और फिर उसका वितरण कैसे हो। इस प्रकार से ये समस्याएं रहती हैं। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम जो चर्चा करेंगे वो पहली चर्चा, यानी इनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है जिसके लिए उत्पादन संभावना वक्र पढ़ेंगे हम, और सीमांत अवसर लागत। ये ऐसी चीजें जिनके द्वारा ये उत्पादन की जो समस्याएं हैं, मुख्य आर्थिक समस्याएं जो इकोनॉमिक की, उसको हल किया जा सकता है। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे ये उत्पादन संभावना वक्र। इसके द्वारा किस प्रकार से उत्पादन की समस्या को हल किया जा सकता है, इस चीज को आप समझेंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र, जिसको अंग्रेजी में पीपीसी कहते हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कर्व दिया डोमिनिक सेल्वेटोर नामक अर्थशास्त्री ने, जो है इस कर्व के बारे में बताया। और इसमें ये बताया, यानी एक संभावना करेंगे कि उत्पादन कितना कर सकते हैं, एक प्रकार की संभावना है। उसने इस वक्र में ये बताया कि जो हमारे देश के पास जितने भी उपलब्ध जो संसाधन है उसका श्रेष्ठतम तकनीकी से उसका प्रयोग किया जाए और सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिन्हें वे उत्पादित कर सकता है। यानी हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है, श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजी अपना के और सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यानी उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और मतलब सहयोगों द्वारा जिन्हें वह उत्पादित कर सकता है। यानी वस्तु का ऐसा सहयोग जिनको एक देश उत्पादित कर सकता है, तो उसे कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। और दो वस्तु के ऐसे थे कि वैकल्पिक सहयोग को जोड़ता है। यानी इस दो वस्तु के द्वारा दो वस्तु के अनेक प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग करके और इन दोनों वस्तु के सहयोग को जोड़ता है, जिसमें हमने एक को लिए गेहूं और एक को लिए चावल। अब इस डायग्राम के द्वारा हम उत्पादन संभावना वक्र को समझेंगे, पीसीसी वक्र को, जो डोमिनिक सेल्वेटोर ने दिया था। इसमें यह बताया कि देखिए, यदि सारे संसाधन हम गेहूं के उत्पादन में लगाएं तो 30 तक उत्पादन हो सकता है, और यदि हम चावल के उत्पादन में लगा दें तो चावल का उत्पादन 5 इकाई तक हो सकता है। यानी यदि सारा संसाधन चावल में लगाएं तो 5 इकाई तक हो सकता है, यदि गेहूं में लगाएं तो 30 इकाई तक उत्पादन हो सकता है। लेकिन संभावना क्या रहती है कि यदि एक वस्तु का उत्पादन हम बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। जिसमें यदि देखिए आप, ये यदि एक इकाई जैसे 1 से
2 पर आते हैं, चावल का उत्पादन बढ़ा रहे प्रति इकाई। यदि चावल का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें गेहूं का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी त्याग करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अतिरिक्त चावल का उत्पादन करना है तो गेहूं की मात्रा को कम करना पड़ेगा, यानी वो त्याग करना पड़ेगा, गेहूं की मात्रा घटानी पड़ेगी। तो ये जो है ना, ये चावल की अवसर लागत कहलाती है। कहने का मतलब जो त्यागी की मात्रा है गेहूं की और चावल की जो बढ़ाई की मात्रा है वो चावल की अवसर लागत कहलाती है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के द्वारा जो है हम उत्पादन संभावना वक्र को समझ सकते हैं, जिसमें एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना हो तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा, यानी उसका त्याग करना पड़ेगा। और त्यागी गई मात्रा यानी जिसकी मात्रा कम की गई है और जिसकी मात्रा बढ़ाई गई है वो उसकी क्या होती है, अवसर लागत होती है। यदि चावल का उत्पादन बढ़ाएंगे और गेहूं का उत्पादन निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा तो वो चावल की अवसर लागत कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे बोलते हैं, यानी उसके स्थान पे हम उसको उत्पादन बढ़ा रहे। तो देश की जरूरत के अनुसार यानी ऐसी संभावना बढ़ती है, अनेक संयोग है चावल और गेहूं में किस चीज का उत्पादन हमें बढ़ाना है, किसका कम करना है, उसको लेकर डायग्राम बनाया गया। इस डायग्राम की विशेषता ये है कि इसका जो ढाल है ना वो नतोदर होता है, कॉनकेव होता है, यानी बढ़ता हुआ ढाल होता है। देखिए बढ़ता हुआ ढाल है इसका, अनेक संयोग है ए बी सी डी ई एफ, यानी अनेक संयोग की जिक्र यहाँ पर किया गया है। यहाँ देखिए संभावनाएं ए बी सी डी ई एफ जो यहाँ दे रखी है, ए बी सी डी ई एफ ये संभावनाएं। चावल का उत्पादन देखिए आप 1 2 3 4 5, जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे गेहूं का उत्पादन इसका बढ़ाएंगे तो गेहूं का निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ 30 इकाई, फिर उससे 28, फिर 24, फिर 18, फिर 10 और फिर 0। फिर यहाँ देखिए यहाँ अंतर है 28, 30 से 28 2, यानी इसकी सीमांत अवसर लागत क्या होगी, 2 होगी। फिर एक इकाई और बढ़ाएंगे तो सीमांत अवसर लागत 4 होगी। फिर एक चावल की बढ़ाएंगे तो सीमांत 6। इस प्रकार से 2 4 6 8 10 ये जो सीमांत अवसर लागत बढ़ती जाएगी। ये अवसर लागत किसकी है, चावल की अवसर लागत है, यानी चावल की अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने के लिए गेहूं की हमें त्याग करना पड़ा है, गेहूं की मात्रा का क्या करना पड़ा है, त्याग करना पड़ा है। तो ये चावल की अवसर लागत कहलाती है। तो इस तालिका के द्वारा हम सीमांत अवसर लागत को समझ सकते हैं और इसका मतलब ये है कि एक का उत्पादन बढ़ाना हो तो दूसरे के उत्पादन की मात्रा को कम करना निश्चित रूप से पड़ता है। और ये वक्र हमेशा नतोदर होगा, यानी बढ़ता हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि यदि एक का उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरे का उत्पादन हमें निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसलिए ये वक्र नतोदर होता है, अंग्रेजी में इसको कॉनकेव कहते हैं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि उत्पादन की कौन सी संभावनाएं देश में हैं, किसका उत्पादन हमें बढ़ाना चाहिए, किसका उत्पादन हमें कम करना चाहिए। उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा ही हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य आर्थिक समस्या को क्या करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा मुख्य आर्थिक समस्या को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये था उत्पादन संभावना वक्र। उसके बाद हम इस अध्याय में एक दो चीजें और रहेगी छोटी छोटी जिनका हम करेंगे कि अर्थव्यवस्था की कितनी प्रकार की होती है। इसी में है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, यानी पूंजीवाद के भी गुण है भारत के पास और समाजवाद के भी गुण होते हैं। पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि पूंजी यानी कहने का मतलब जैसे विकसित देश है वहां पूंजीवाद, जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां पर जो भी उत्पादन किया जाता है वो लाभ के लिए उत्पादन किया जाता है। उत्पादन का जो कंट्रोल होता है वो निजी हाथों में होता है। समाजवादी की यदि बात करें तो कहने का मतलब वहां सरकार के पास होता है या समाज के पास होता है और वहां लाभ के लिए काम नहीं किया जाता है, वो एक समाज के लिए उत्पादन किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण की बात करें तो रूस के रूप में हम मान सकते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण किया गया है। यहाँ पूंजीवादी के भी गुण पाए जाते हैं, यानी कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में है, जैसे ये बात करें टाटा, बिरला या अंबानी, ये बड़े बड़े उद्योग जो है ना वो निजी क्षेत्र में लाभ के लिए काम करते हैं, जबकि सरकार के द्वारा जैसे रेलवे, रक्षा विभाग ये सारे सरकार के हैं। यानी कहने का मतलब
अपने भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने बताया अपनाया है और उसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के ही गुण मौजूद होते हैं। उसके बाद एक चीज और है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, यानी स्कोप, अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी का स्कोप का कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार से जो है इसको बताया गया है, क्योंकि इसका स्कोप ये है। अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बताया गया है। पहली प्राथमिक अर्थव्यवस्था, जिसका प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें कृषि आ जाएगी, मत्स्य आ जाएगा, खनन आ जाएगा, ये सारी की सारी जो है ना, यानी ये सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दूसरी अर्थव्यवस्था का दूसरा जो क्षेत्र है वो द्वितीय क्षेत्र, जिसको उद्योग या निर्माण में विनिर्माण, यानी जिसमें क्या होता है कि उत्पादन किया जाता है, फैक्ट्रियों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो वो द्वितीय क्षेत्र उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। निर्माण और विनिर्माण के सारे जो कार्य हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो क्षेत्र है जिसका योगदान जीडीपी में सबसे अधिक है, जीडीपी में सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र का योगदान है, थर्ड सेक्टर का, और इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जो लगभग 54-55% या 56% के आसपास जीडीपी में अपना योगदान करता है। और कृषि का योगदान मात्र जीडीपी में यदि बात करें तो 18-19% के आसपास है, और 25 और 26% के आसपास जो है ना उद्योग क्षेत्र है। तो इस प्रकार से जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तो लगातार क्या होता है, कम होता जा रहा है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। तो इस अध्याय में जितना हमने अध्ययन किया अब तक वो अर्थशास्त्र का परिचय में लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के 1 नंबर वाले अति प्राथमिक पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। धन्यवाद।